नमस्कार दोस्तों, तकनीकी समाधान के मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि रेलवे में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं वैसे कर्मचारियों को एक बुकलेट भरनी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ कर्मचारी मेरे पास आए जो कि अभी हाल में रिटायर होने वाले हैं। तो चूँकि रिटायरमेंट होने से पहले एक पुस्तिका भरी जाती है जिसका दायित्व वैसे तो होता है कि पर्सनल इंस्पेक्टर या वेलफेयर इंस्पेक्टर ही भरेंगे, परंतु अक्सर यही हो रहा है कि उसको संबंधित जो सेवानिवृत्त हो रहा है कर्मचारी वो स्वयं ही भरता है, और भरना भी चाहिए इसलिए क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका पर्सनल इंस्पेक्टर या वेलफेयर इंस्पेक्टर भर रहा है तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है या बहुत सी सूचनाएं जो आपकी हैं वो सही से नहीं भर पाते हैं, इसलिए वो फॉर्म जो है आपको स्वयं भरना चाहिए। मगर होता क्या है कि हमारे बहुत से ऐसे भी कर्मचारी हैं वो हाँ पढ़े लिखे हैं नो डाउट, मगर वो पुस्तिका भरने में अपने को असहज महसूस करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग जो अभी हाल में रिटायर होने वाले हैं वो मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि उनके ही लाभार्थ और उनके साथ साथ और भी जो भी रिटायर हो रहे हैं उनके लाभार्थ ये वीडियो बनाया जाए ताकि वो कैसे ऑफलाइन भरना है। और मेरा अगला जो वीडियो मैं अब बनाऊंगा ये तो मैं ऑफलाइन आपको बता रहा हूँ, ऑफलाइन जो पुस्तिका है वो कैसे आप भरेंगे, और फिर इसके बाद ऑनलाइन भी करना है, HRMS पे ऑनलाइन करनी है। तो वो भी दायित्व वैसे होता तो वही है वेलफेयर इंस्पेक्टर और पर्सनल इंस्पेक्टर का, मगर फिर भी आपको खुद भरना आना चाहिए। तो आज ये वीडियो मैं आपके सामने जो ला रहा हूँ वो ऑफलाइन बुकलेट कैसे भरना है। इस बुकलेट में कई तरीके के फॉर्म हैं, उन फॉर्म की एक पुस्तिका बना दी गई है और ये रेल कर्मचारियों के लिए है। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि ये केवल रेल कर्मचारियों के लिए है, अन्य डिपार्टमेंट की पुस्तिका अलग अलग तरीके की होती है, ये रेल कर्मचारियों के लिए है। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ आवश्यक कागजात पहले से तैयार रखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, फ़ोटो, वो भी एक टिकट साइज की फ़ोटो रहेगी और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो रहेगी। तो टिकट साइज की फ़ोटो 5-5 बनवा लीजिएगा और जो पासपोर्ट की साइज की फ़ोटो होगी वो 10-10 अपने पास रखिए। इसमें किसका होगा, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहा है उसका होगा, फिर उसके अगर महिला है तो उसके पति का, और अगर पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी का फ़ोटो रहेगा। फिर परिवार के उन सभी सदस्यों का रहेगा, वो चाहे डिपेंड हो चाहे ना हो, सभी का फ़ोटो रहेगा। अगर वो शादीशुदा भी हो गया है तब भी उसका फ़ोटो इसमें लगेगा क्योंकि वो आपका परिवार का सदस्य है। तो आप सबका फ़ोटो रख लेंगे। फिर पति और पत्नी का संयुक्त फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज में बनवाना पड़ेगा। RUID अपनी रखनी है, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आप देखिएगा आपका जो पे स्लिप है उसमें आपको RUID मिल जाएगी। अब जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उनको हो सकता है उनके पे स्लिप में ना हो तो वो प्रान नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो RUID देख लीजिएगा। और ये RUID इसमें इस बुकलेट में 2 आपको साक्षी भी रखने हैं, 2 साक्षियों का भी हस्ताक्षर होगा, तो उन दोनों से भी आपको RUID लेके रखना होगा। फिर पैन कार्ड अपना जो रिटायर हो रहा है वो और उसकी पति या पत्नी का भी रखना पड़ेगा। मेडिकल कार्ड जो इस समय आप सुविधा ले रहे हैं उस मेडिकल कार्ड को भी आपको रखना है अपने पास, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी सबकी।
फिर पीपीओ यदि कर्मचारी पूर्व सैनिक था और वो बाद में वहाँ से उसने रेलवे भी ज्वाइन किया है, तो उसका जो पुराना पीपीओ है वो भी अपना रखेगा। फिर बैंक पासबुक वो वाली रहेगी जिसमें आपकी पेंशन जानी है, और वो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि बैंक पासबुक जो बैंक में खाता रहेगा वो जॉइंट खाता रहेगा, पति पत्नी दोनों का नाम उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति का वो खाता नहीं होगा, सिंगल खाता नहीं होगा, वो जॉइंट खाता होना चाहिए। तो आपका बैंक पासबुक रख लीजिएगा और एक कैंसिल चेक रखना होगा। फिर आधार कार्ड सभी का, कर्मचारी का भी, उसके पति पत्नी का भी और परिवार के सभी सदस्यों का आपको आधार कार्ड भी रखना है। तो आपने ये देख लिया कागजात क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है पूर्व में ही। इसके बाद आपका जो बुकलेट मिलेगी, पहला पेज जो रहेगा वो इस तरह रहेगा कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन फॉर्मों की पुस्तिका। तो पहला जो आपका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ कर्मचारी संख्या, ये कर्मचारी संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये एम्प्लॉई नंबर, ये आपका पीएफ नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रोविडेंट फंड नंबर जो है आपका, यह पीएफ नंबर लिखा जाएगा। सेवानिवृत्ति का दिनांक, जिस तारीख को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा। और फिर यहाँ कर्मचारी का पदनाम, उसका कार्यालय, फिर स्टेशन, किस स्टेशन पर वो तैनात है, और यहाँ अंत में ये मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपके बैंक पासबुक में नंबर हो। ये आप ये ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आप दीजिएगा जो आपके पासबुक में मोबाइल नंबर हो। यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। जैसे मोबाइल नंबर मैंने लिखा हुआ है तो मोबाइल, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो इसको इग्नोर, इसको इतना वो ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका होगा। इसको जो पहला पेज आएगा, ये पहला पेज मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले पेज में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी होंगी। ये आपका पहला रहेगा कि नोट, ये 3 प्रतियों में, आपको बता दें ये जो बुकलेट भरी जाएगी वो 3 प्रतियों में भरी जाएगी। और हर पेज पे आपका जो इमीडिएट बॉस होगा, अधिकारी होगा, हर पेज पे उसके साइन मोहर जरूर लगवाना है। इससे क्या होगा कि जो जिस पेज का आपने भरा हुआ है उसका वो सत्यापित कर रहा है अधिकारी कि हाँ इस पेज में जो जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो सही हैं। तो हर पेज पे उनका अधिकारी का साइन होगा। और ये बुकलेट जो बनेगी 3 प्रतियों में बनेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो अपना नाम लिखेगा। हिंदी में भी भर सकता है, इंग्लिश में भी भर सकता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हिंदी में भरिए, और अगर जो अंग्रेजी में भरना चाहता है वो अंग्रेजी में भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ अपना नाम लिखना है आपको। इसमें क्या कह रहा है कि मैं जो भी हैं अपना निम्नलिखित संगत विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि मेरे DCRG, ग्रेच्युटी, SRPF, CGIS और पेंशन के भुगतान मेरे पेंशन के इतने %, ये % यहाँ पर आपको लिखना है कितने % आप कम कराना चाहते हैं, कम्यूट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो 40% का ही कम्यूट का प्रचलन में है, तो आप जितना सारांशीकरण कराना चाहते हैं उसकी अनुमति देने की कृपा करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, कितने % आप सारांशीकरण करना चाहते हैं। ओके, समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपका पूरा नाम रहेगा, शॉर्ट नेम नहीं चलेगा। जैसे मेरा नाम श्याम बाबू शर्मा है तो मैं यहाँ पर
SB शर्मा नहीं लिखूँगा। ओके, तो यहाँ आपको अपना पूरा नाम देना है, यहाँ अपने पिताजी का नाम देना है, या अगर महिला कर्मचारी है तो वो अपने हस्बैंड का नाम देगी। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 नंबर पे अपनी जन्म तिथि लिखनी है, 4 पे अपना नियुक्ति तिथि लिखनी है, 5वें पे पदनाम लिखना है, फिर RUID नंबर लिखनी है। क्या है? आपका रेलवे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आप पेशेंस रखिएगा। अगर आप इस बुकलेट को सही से भरना अगर चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो आपको देखना होगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम ये 7वें नंबर पे मूल वेतन आपको लिखना है, जो आपको मूल वेतन मिल रहा है इस समय। ठीक है, यही मूल वेतन आपका आगे भी रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए यहाँ मूल वेतन लिखना है। वेतन का लेवल, पे लेवल क्या है आपका, यहाँ लिखना है। और फिर SRPF नंबर लिखना है और पैन नंबर अपना देना है। फिर मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होगा जो आपका बैंक में होगा। फिर ईमेल आईडी आपको देनी है। अगर ईमेल आईडी आपकी नहीं बनी है तो आप जनरेट करा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जीमेल पे अपना एक आईडी बना लीजिए तो ईमेल आईडी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ईमेल आईडी आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। ये आधार नंबर आपका देना है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहा है उसका आधार नंबर यहाँ पे देना है। आपका पहचान चिन्ह यहाँ पर लिखना है। आपकी जो भी पहचान चिन्ह है, वैसे आपको 2 पहचान चिन्ह आपकी भरी जाएगी, तो दोनों पहचान चिन्ह आप अपना पहले से देख लीजिएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का मैंने दिया था उसमें एक वो भी जोड़ लीजिएगा कि पहचान चिन्ह, अपने 2 पहचान चिन्ह, अपना और अपनी वाइफ का या पति का, जो भी जैसा भी स्थिति हो। तो आप यहाँ पे 2 पहचान चिन्ह यहाँ पर भर देंगे। और फिर यहाँ पे धर्म जो आपका है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के आप हैं, आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर वर्तमान पत्राचार का पता पिन कोड के साथ आप यहाँ पर लिखेंगे। अपना जो करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर आप देंगे स्थायी पता। तो स्थायी पता आप अगर वर्तमान पता है तब तो यहाँ पर फिर से वही लिख देंगे, और स्थायी पता अगर कहीं और का है तो आप यहाँ पे स्थायी पता देंगे। ये रिफ्लेक्ट आपको आगे भी करेगा जब आपको इसका आप जो इसका अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पैसे के लिए। तो यहाँ पर आपको स्थायी पता देना है पिन कोड के साथ। फिर आपका आ रहा है कि आपका अगर रेलवे आवास है तो उस रेलवे आवास का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। ये रेलवे आवास मुझे अलॉट है कि नहीं है, रेलवे आवास का क्वार्टर नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 18 नंबर पर देनी होगी। फिर सेवानिवृत्ति की तिथि आपको यहाँ पर देनी है, और पेंशन प्रारंभ होने की तिथि आपको यहाँ देनी है। तो सेवानिवृत्ति तिथि माह के अंतिम दिन होती है। जैसे अगर मार्च का, आज मार्च जैसे 31 मार्च आपका था, तो 31 मार्च को अगर हुई है तो 1 अप्रैल से आपकी पेंशन प्रारंभ होने की तिथि हो जाएगी। तो फिर पेंशन की श्रेणी आपकी क्या रहेगी वो आप यहाँ पर देंगे कि पेंशन की श्रेणी क्या है, और अधिवार्षिकता है या स्वैच्छिक है। मतलब आप अपना सेवानिवृत्ति अधिवार्षिकता के रूप में आप कर रहे हैं कि, यानी कि आपका जो जितनी भी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट है उस पर कर रहे हैं, या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो यहाँ पर वो कैटेगरी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विवरण जहाँ से पेंशन निकाली जाएगी उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो
पहला बैंक का बचत खाता नंबर आपको देना है, ठीक है। तो जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया है उसका आपको देना होगा। फिर नेक्स्ट पेज आप जो खुलेगा, फिर उसमें आप देखेंगे कि बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि किस बैंक में आपका खाता है, उस शाखा, शहर, जिला और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर भरना है। बहुत आसान है ये फॉर्म भरना, काफ़ी आसान है। आप देखेंगे एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी आसान ये है। इसके बाद आप वर्तमान में ली जा रही सुविधा, चिकित्सा सुविधा, तो रेल कर्मचारी कुछ CGHS ले रहे हैं या RMA ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर भर देंगे, आप कौन सी मेडिकल सुविधा ले रहे हैं यहाँ पर आप भर देंगे। चिकित्सा कार्डों की संख्या आपको मैंने उसमें बताया था, मेडिकल कार्ड आप पहले से लेके रखिएगा, तो आप उसका नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख देंगे। फिर सैन्य या अन्य सेवाएं यदि कोई है, तो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें आपको अगर आप पहले कहीं और से रिटायर हुए हैं सैन्य सेवा से, तो यहाँ पर आपको उसका विवरण पूरा लिखना पड़ेगा कि आपने सैन्य सेवा की कुल अवधि मतलब कितनी, कब से कब तक आपने सेवा दी है, उसकी फिर सैन्य सेवा से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि आप देंगे यहाँ पे। फिर PPO जो है, PPO का नंबर आप यहाँ पर देंगे, और PPO जो होगा वो आप स्वप्रमाणित अपने आप प्रमाणित करके आप उसकी फ़ोटोकॉपी, तो जितने भी आप फोटोकॉपी इसमें लगाएंगे, जैसे आधार का लगाया, पैन का लगाया, और जितने भी आप इसमें बच्चों के भी जो आप आधार लगाएंगे और पत्नी का पैन लगाएंगे, वो आप स्वप्रमाणित करेंगे। आपको किसी गजेटेड अफसर से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक नोट ये दे रहा है कि क्रम संख्या 22 पर उल्लिखित बैंक खाते के लिए जारी किया गया कैंसिल चेक, मैंने आपको पहले बताया था कि एक कैंसिल चेक रखना है। फिर पैन, आधार, चिकित्सा कार्डों की स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां आपको रखनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका हस्ताक्षर हो जाएगा और डेट लग जाएगी, और यहाँ पे स्थान, जिस स्थान पे आप हैं वो आपको यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। अब हम इस तीसरे नंबर पेज पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर पेज पे वाणिज्य रोजगार स्वीकार ना करने की घोषणा ये है कि मैं ये घोषणा करता हूँ या नोट करता हूँ कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना मैं सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई वाणिज्य रोजगार या किसी भी समय भारत से बाहर विदेश में कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आप रिटायर हो रहे हैं तो 1 वर्ष से पहले आप कोई भी वाणिज्य रोजगार नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही भारत से बाहर या भारत के अंदर कोई सरकारी नौकरी स्वीकार करेंगे। ओके, ये हो गया। फिर पेंशनरी लाभ ना मिलने की घोषणा आपको करना होगा एक, कि मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इस आवेदन में शामिल सेवा के किसी समय के बारे में इसमें मांग किए जाने वाले साधारण ग्रेच्युटी, पेंशन, DCRG के बारे में ना तो आवेदन किया है और ना ही कोई साधारण ग्रेच्युटी, पेंशन, DCRG का दावा किया है। तो ये आपको यहाँ पर घोषणा करनी है, और घोषणा कुछ लिखना नहीं है आपको, ये घोषणा पत्र है। इसमें जैसे ये ऊपर वाला ये है वाणिज्य रोजगार घोषणा, और ये अब आपको केवल यहाँ सिंपल साइन कर देना है। ये घोषणा आपको पढ़ लेनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हस्ताक्षर, साक्षी का हस्ताक्षर, मैंने कहा था ना 2 साक्षी आपके रहेंगे, तो साक्षी नंबर 1 का यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा, और उसका बैक में यहाँ पर उसका नाम होगा, ठीक है। ये यहाँ पर उसका नाम रहेगा, साक्षी 1 का उसका पदनाम रहेगा, RUID नंबर रहेगी, ये हो जाएगा। साक्षी नंबर 2 का साइन होगा, नाम होगा, पदनाम होगा, RUID होगी, ठीक है। ये इस वाले पे केवल साक्षी का होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
साक्षीकार कराना है। और हर पेज पे मैंने बताया कि आप गस्टेड अफसर जो आपका इमीडिएट बॉस होगा उससे साइन कराना है और उसकी मोहर लगानी है। पेज नंबर 5, ये परिवार के सदस्यों का विवरण इसमें देना है आपको। तो नंबर 1 पे आपको देना है कर्मचारी का नाम, पद नाम, फिर पिता का नाम या पति का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर जो संयुक्त फोटो रहेगी, ज्वाइंट फोटो रहेगी, यहाँ पे एक ज्वाइंट फोटो लगेगी और यहाँ पे कर्मचारी का फोटो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 पे सारे परिवार का विवरण, ये चाहे आपके ऊपर डिपेंड है या डिपेंड नहीं है, वो सारे बच्चों का आपका यहाँ पर विवरण देना होगा। तो सबसे पहला आप किसका देंगे, अपना नाम दे दीजिएगा। अपना नाम दिया, पहले नंबर पे अपना नाम, कर्मचारी संबंध स्वयं, अपनी जन्मतिथि और आधार नंबर। दूसरे में पत्नी का नाम या पति का नाम, संबंध, उसकी जन्मतिथि। वो जन्मतिथि कौन सी रहेगी, जो आधार पे अंकित हो, ये ध्यान रखिएगा। आधार पे जो अंकित जन्मतिथि है वही यहाँ पे लिखी जाएगी और फिर उसका आधार नंबर। इसी तरह जितने बच्चे हैं आपके हैं, जो भी डिपेंड हैं, उनका नाम रहेगा, इसमें आपका संबंध रहेगा, उसकी जन्मतिथि रहेगी और 5वें कॉलम में आपका आधार नंबर रहेगा। इसके बाद आता है कि विवाहित बच्चों के मामले में उनके विवाह की तिथि। तो जो बच्चे आपके विवाहित हो चुके हैं उनका भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये क्रम संख्या जो दिया हुआ है, ये क्रम संख्या आप इसी से टैली कीजिएगा। जैसे 4 नंबर पे आपने आपका बच्चा का नाम दिया हुआ है, अगर उसकी शादी हो गई है तो 4 नंबर पे ही आप उसका विवाह की तिथि देंगे और उसके पति या पत्नी का नाम देंगे, ठीक है। फिर बच्चे की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता यदि कोई है, स्थायी है, तो वो देंगे और आपका टिप्पणी देंगे, ठीक है। इस तरह करेंगे और यहाँ साइन कर अपना करेंगे और यहाँ पे सत्यापित करा देंगे अपने अधिकारी से। इस पेज को समझ गए। 6 नंबर पेज पे हम चलते हैं। 6 नंबर पेज क्या कहता है, 6 नंबर पेज आपका CTSC का यानी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, ठीक है ना। ये है कि कैशलेस, अब आपको पता ही हो गया कि रेलवे से जो रिफ़र करके इलाज कराया जाता था वो अब कैशलेस हो गया। पहले होता था कि कर्मचारी खुद वहाँ कैश देता था, बाद में रिम्बर्समेंट का होता था, तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी। इसलिए रेल मंत्रालय ने कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध करा दी है, ठीक है। तो यहाँ RLHS आप यस और नो का ऑप्शन है, आप यस करिएगा कि RLHS हमें लेना ही है, वही रेलवे हेल्थ स्कीम के तहत कि हमें लेना है, तो यहाँ यस करिएगा। और CTSC में भी यस करिएगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तब RLHS जो ऑप्ट करेगा वही CTSC का हकदार होगा, तो लेना ही है हमें। क्योंकि अब क्या है कि सेवानिवृत्ति के बाद आदमी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा होगा। भाई 60 ईयर में अब बुढ़ापा तो नहीं आता है, ये तो है, मगर उसके बाद आगे आप बीमार होंगे, ये तो RLHS जरूर लीजिएगा। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा, RLHS को ऑप्ट जरूर करिएगा। तो RLHS यस करिएगा, फिर इसमें भी यस करिएगा। और ये जो अमाउंट आपको डिडक्शन कराना है, ये डिडक्शन क्या है कि जो आपकी अंतिम वेतन, मूल वेतन होगा। और अब तो एक लिमिट टाइप का आ गया है कि इतने पे लेवल के कर्मचारियों से वो आप देख लीजिएगा। इसको आप ना हो तो अपने डीलिंग क्लर्क से बात कर लीजिएगा कि भाई इस लेवल का मेरा है तो मैं कितना इसमें अमाउंट भरूं। तो अब लेवल तय हो गया है और लेवल इस तरह का बनाया गया है कि अगर आपका जैसे एक कर्मचारी है
उसका वेतन का लेवल जो मतलब अगर वो 7 है, लेवल 7 में है और उसको 79,000 पे उसका लिमिट कर दिया गया, परंतु वो अभी 72,000 पे ही है, तो उसको 79,000 नहीं भरना है, नहीं देना है, वो 72,000 देगा। अगर 79,000 से उससे अधिक पार कर गया तो उसकी लिमिट हो गई 79,000। ठीक है, तो ये इस तरह का एक लिमिट बन गई है। तो यहाँ पे वो लिमिट बात करके अपने डीलिंग क्लर्क से बात करके यहाँ पे वो अमाउंट आपको भरना होगा अंतिम वेतन का। यहाँ पर कर्मचारी का जो रिटायर कर्मचारी हो रहा है उसके 3 हस्ताक्षर नमूने यहाँ पर देने हैं, जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको देना है। उसके 2 पहचान चिन्ह, आगे भी आपने देखा होगा पेज नंबर 1 पे भी पहचान चिन्ह है, यहाँ पे भी पहचान चिन्ह उसको यहाँ पर देनी है। 2 पहचान चिन्ह हो गई। फिर बाएं हाथ के उंगलियों का निशान, आपका अंगूठा, तर्जनी, यानी पहला अंगूठा हो जाएगा, फिर अपना उंगली देखिएगा कि अंगूठा हो गया, फिर तर्जनी हो गई, फिर मध्यमा का आपको देना है, फिर अनामिका उंगली का देना है, फिर कनिष्ठा का देना है। इसी हिसाब से आपको बाएं हाथ की उंगलियों का निशान यहाँ पर देना है। अब आपका स्पाउस जो है यानी पति या पत्नी, उनका भी 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर होने हैं, उसके भी 3 नमूना हस्ताक्षर होने हैं, उसके 2 पहचान चिन्ह दिया जाना है और उसके बाएं हाथ के अंगूठे का, तर्जनी का, मध्यमा का, अनामिका का और कनिष्ठा का छाप लेनी है। और इसको मैं बता दूं, आप नीले रंग के इंक पैड से वाले से इंक से नहीं करेंगे, आप ब्लैक से करेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये है कि इसको स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके आपके जो ऑनलाइन बुकलेट भरी जाएगी उसमें इसका छाप रहेगा। तो इसको ब्लैक कलर के इंक से आपको यहाँ पर ये अंगूठे का निशान, तर्जनी का निशान, मध्यमा का, अनामिका का और कनिष्ठा का निशान देना है। इसके बाद आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, कर्मचारी हस्ताक्षर करेगा, स्थान का नाम देगा, दिनांक देगा जिस तारीख का, और यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम जो प्रमाणित करने वाले हैं उनका। हर जगह तो आपको देना ही देना है, यहाँ पे भी उसका साइन होगा और वो प्रमाणित करेगा कि पूर्व पृष्ठ कॉलम 2 में चिपकाई गई संयुक्त फोटो श्रीमती और श्री, या तो श्री या श्रीमती इनकी है। ठीक है, तो वो इसका प्रमाणित करेगा कि वो फोटो, क्योंकि हो सकता है कि फोटो जो संयुक्त फोटो है आपने किसी और की लगा दी है। भाई फ्रॉड होता है, इसको समझिए कि उसने अपनी पत्नी का फोटो ना लगा के किसी और का लगा दिया, तो उसको प्रमाणित कौन करेगा? आपने तो भर के दे दिया, तो प्रमाणित करेगा ये राजपत्रित अधिकारी जो आपका है। ठीक है, तभी वो मान्य होगा। ओके, इस पेज पे इतना है। अब नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में ये आपकी घोषणा है कि आप सबका नाम, इसमें आपका उधर मैंने आपको बताया था कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम देना है, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड है या नहीं है, उसमें पारिवारिक विवरण में आपको वो देना था। मगर यहाँ पर इस पेज में पेज नंबर 7 जो आपका आ रहा है, इसमें केवल उन्हीं लोगों का विवरण देना है जो आपके ऊपर डिपेंड हैं। इसमें क्योंकि ये ट्रीटमेंट का मामला है, आप देख लीजिएगा कि आपके पर जो ट्रीटमेंट कराने के लिए पात्रता जो है वो आप पढ़ लीजिएगा कि कितने वर्ष तक का है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहले में अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सेल्फ पहले से लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और निर्भर सदस्यों की विशेषता क्या है, क्यों वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंड वही व्यक्ति हो सकता है आपके ऊपर, जैसे आपके बच्चे जो हैं अगर 21 साल से कम के हैं
लड़का के मामले में, पुत्र के मामले में, तो वो डिपेंड है। 21 साल से जैसे ही वो ऊपर बढ़ता है तो वो उसका डिपेंडेंसी तभी मानी जाएगी जब वो कहीं बोनाफाइड स्टूडेंट हो। तो आपका, या वो क्या नाम है, अपंग हो, इस तरह का जो आपके डिपेंडेंसी का पास रूल में है उसको आप देख लीजिएगा। जिन जिन का पास मिलता है आपको वो आपका डिपेंड है, ये आप क्लियर समझिए। तो यहाँ पर आप अपना नाम लेंगे सेल्फ का, और यहाँ जन्म तिथि, आधार नंबर, और यहाँ कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पति या पत्नी का नाम, यहाँ पे उसका संबंध, उसकी जन्म तिथि, आधार नंबर, और यहाँ विशेषता में पति पत्नी है तो विशेषता क्या है। फिर यहाँ बच्चों का अपना नाम जो देना है डिपेंड है। और पास रूल को देख लीजिएगा, उसमें तो विधवा बहन भी है, आपकी विधवा माता है, ये आश्रित भाई में भी अगर भाई छोटा है तो वो 21 साल से छोटा है तब आप दे सकते हैं। तो इसमें आप और तभी देंगे जब आपके पिता जीवित ना हो, तभी भाई आश्रित हो सकता है, और बहन भी आपके आश्रित तभी हो सकती है जब आपके पिता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये केवल डिपेंडेंट लोगों का आपका होगा। तो जैसे पुत्र के बारे में आपने लिखा तो उसको निर्भरता का विशेषता क्या है, वो छात्र, अविवाहित छात्र पुत्र है। बेटी की उम्र का कोई वो नहीं है, जब तक वो शादी नहीं हो जाती है उसकी तब तक वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, उसका 21 साल का बार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अविवाहित आप लिख देंगे। ये हो गया आपका। और यहाँ पर इस पेज में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने वही अधिकारी से साइन मोहर का है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम होगा, नाम पदनाम हो जाएगा, संपर्क नंबर हो जाएगा, ईमेल, और यहाँ साइन आपका हो जाएगा। तो ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत आपने ये घोषणा इसमें कर दी है। ये हो गया। अब ये कार्ड बनाने के लिए है कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत जो कार्ड बनेगा आपका, वो विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। नाम हो गया, पदनाम हो गया, अंतिम आहरित वेतन जो आपका लास्ट जो ड्रा किया आपने वेतन उसको देना है, सेवानिवृत्ति की तिथि देनी है, पीपीओ नंबर। अभी तो पीपीओ नंबर आपको मिला ही गया नहीं, पीपीओ नंबर तो बाद में मिलेगा ना आपको। सैनिक, पूर्व सैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले पीपीओ की जो आप सेवानिवृत्ति के बाद आपको जो पीपीओ मिलना है वो यहाँ पर आपको देना। तो अभी तो पीपीओ आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट से पहले आपको ये फॉर्म 3 प्रतियों भरने, तो ये पीपीओ नहीं मिला है अभी। तो ये चीज़ छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, ये 5 नंबर जो है पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश, ये छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये आपका डीलर भर देगा। कार्ड की पात्रता, ये सामान्य, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट, ये आप देखिएगा कि जो लेवल दिए हुए हैं, आपका ट्रीटमेंट का भी लेवल दिया हुआ है कि कितने लेवल के लोगों का सामान्य रहेगा और कब से आपका सेमी प्राइवेट हो जाएगा और कब से प्राइवेट हो जाएगा। तो ये आपको जो कार्ड मिला होगा, अभी आपने जो ट्रीटमेंट का कार्ड मिला होगा, उम्मीद कार्ड, तो उम्मीद कार्ड में आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, तो वो आप यहाँ पर 6 नंबर पे भर दीजिएगा। अगर आप उम्मीद कार्ड में देखेंगे कि मुझे सामान्य मिला है तो आप सामान्य लिखेंगे, सेमी प्राइवेट मिला है तो सेमी प्राइवेट लिख देंगे, प्राइवेट मिला हुआ है तो प्राइवेट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7वें में कह रहा है स्वयं सहित लाभार्थियों का विवरण। तो अपना नाम, आपका खुद का नाम रहेगा, फिर पत्नी का नाम या पति का नाम, फिर बच्चों का नाम, इस तरह का आप यहाँ पर दे देंगे और उनका जन्म तिथि हो जाएगी और लाभार्थी से संबंध। और यहाँ पर मैंने जो फोटो यहाँ लगाना है, तो मैंने आपको बताया था ना कि टिकट साइज के फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पर आप जब फ़ोटो चिपकाएंगे सभी के, तो अगर आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अगर लगाना हो तो बहुत बड़े में आ जाएगा, तो टिकट साइज का फ़ोटो
यहाँ पे अपना टिकट साइज का फ़ोटो, पत्नी का टिकट साइज का फ़ोटो, फिर यहाँ बेटे का, बेटी का, जितने लोगों का आपका लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये अगर हो सकता है कि आप यहाँ तो केवल 4 तक का दिया है ना, हो सकता है कि ये संख्या और हो आपके यहाँ परिवार डिपेंडेंट लोगों की जिनका ट्रीटमेंट, तो इसको आप चाहें तो एक अलग कागज में अपने परिवार का विवरण फोटो के साथ यही कॉलम बना दीजिएगा, ये इस तरह बना लीजिएगा और इसके संग अटैच कर दीजिएगा कि भाई 4 में नहीं आ रहा है तो और भी हैं तो आप एक अटैच कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लिखा भी दिया है कि आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पंक्तियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो आप अलग से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, आप केवल करेंगे ये तो कार्मिक अधिकारी जो रहेगा आपका पर्सनल डिपार्टमेंट का अधिकारी रहेगा वो यहाँ पर साइन करेगा, क्योंकि वही प्राधिकृत करके आप भेज देगा संबंधित एजेंसी को। ये एजेंसी जो है कि मैसेस UTIT SL जो है उसको भेजा जाएगा, वही बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनल का अधिकारी भेजेगा प्रमाणित करके, ये विवरण आप ही को भरना है, ठीक है। फिर प्राप्तकर्ता, यहाँ पे जो भी आपको भविष्य निधि या DCRG या आपके ग्रेच्युटी या अवकाश नकदीकरण या PF का या समूह बीमा का जो भी आपको पैसा मिलना है वो आप प्राप्तकर्ता का प्राधिकार पत्र आप दे रहे हैं कि और लिख रहे हैं ना कि मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी भविष्य निधि ये के माध्यम से प्रेषित किया जाए और मैं सहमत हूं कि उपरोक्त रीति से की गई जमा मेरे स्वयं के जोखिम पर होगी। ये आपको लिख के प्राधिकार पत्र देना होगा और इसमें आपको रसीदी टिकट लगाना है। यहाँ पे आपका रसीदी टिकट लगेगा और उस पर जो हस्ताक्षर होगा क्रॉस मतलब आर पार होते हुए हस्ताक्षर होगा। रसीदी टिकट लगाएंगे, 1 रुपये का रसीदी टिकट आता है वो आप लगा देंगे और क्रॉस हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर एक हस्ताक्षर होगा। यहाँ पर एक जो आपके 2 गवाह थे मतलब साक्षी थे उनमें से किसी एक का यहाँ पर साइन होगा, किसी एक का कर लीजिएगा, उसका साइन हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, पदनाम, RUID हो जाएगी और डेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर होगा, यहाँ कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर आप करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला पेज भी आपका हो गया, समझ में आ गया होगा। अब 11वां नंबर पेज पे आप देखेंगे कि सार्वजनिक ये बैंक का है कि बैंक को आप प्राधिकार दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई मुझे, और यहाँ पर ज्वाइंट फोटो आपका पति पत्नी का यहाँ ज्वाइंट फोटो लगेगा कि मैं एतद द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार प्रबंधक जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम लिख देंगे बस। क्यों, प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस पर मासिक पेंशन जो आपकी आनी है उसके लिए आप प्राधिकार देंगे उसको, ठीक है। आप यहाँ रुपए पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ये आपका डीलर लिखेगा, क्योंकि कितना रुपए आना है पेंशन में ये आपको अभी से नहीं मालूम है, तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे, आप केवल यहाँ पर अपने बैंक का नाम लिख देंगे बस और फोटो चिपका देंगे अपना ज्वाइंट फोटो। और यहाँ पर आपके दोनों जो आपके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा, नाम, पदनाम, RUID, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये आपके पास आपका होगा और सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी पता यहाँ पर आप देंगे। आपका स्थायी पता क्या है, तो स्थायी पता आप जहाँ का देंगे उसी के पास से बैंक होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम, पदनाम, RUID हो जाएगी और ये दूसरे साक्षी का होगा, ठीक है। तो ये वाला पेज भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RLHS का, तो इसमें आपको अपना नाम और अपने
मतलब अपने पिताजी का नाम, ठीक है, उनका देना है, या पति का नाम देंगे, अगर महिला है तो पति का नाम यहाँ देना है, और फिर किस तारीख को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो दे देना है। फिर आधार कार्ड नंबर, ये आपका रहेगा, ना कि फैमिली का। तो यहाँ आधार कार्ड अपना नंबर देंगे, आप नाम देंगे, कर्मचारी का नाम, पिता या पति का नाम, सेवानिवृत्ति के समय जो आपका पद है, वर्तमान वाला पद, जिस पद से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो पद नाम आप दे देंगे, और जिस कार्यालय से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो उस कार्यालय का नाम देंगे। फिर यहाँ जन्म तिथि देंगे, आप अपनी नियुक्ति तिथि अपनी देंगे, फिर आप किस तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो सेवानिवृत्ति तिथि देंगे। सेवानिवृत्ति के बाद का जो पता है आपका, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे, वो आप यहाँ पर देंगे। उसी के पास जो आप यहाँ पता देंगे उसी के पास आपका ट्रीटमेंट का होना है। तो आप यहाँ पर अपना पता दे दीजिएगा, कहाँ आप पता, फिर आरोपी मतलब आपका जो वर्तमान पे है वो आप देंगे, और किस लेवल के हैं आप वो देंगे। फिर भूतपूर्व मतलब कितनी सेवा आपने की, ये सेवा कैसे होगी, दिन, माह और वर्ष, इतने दिन, इतने माह और इतने वर्ष की हमने सेवा दी है, ये आप जोड़ लीजिएगा। जैसे आप इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि आप पहले वर्ष लिखेंगे, कब का, नियुक्ति का नहीं, पहले आप देंगे सेवानिवृत्ति का वर्ष, फिर माह, फिर दिन, उसके नीचे आप देंगे नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि का, कि नहीं सॉरी नियुक्ति तिथि का, वर्ष, माह और दिन। तो दिन में से दिन घटा देंगे। अगर जैसे मान लिया कि आपका 31 मार्च 2023 को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आप क्या दिए, 2023, फिर 03 मार्च, फिर 31, और हो सकता है कि आपकी नियुक्ति तिथि जो हो वो हो 1/5, ठीक है, 1/5 है, तो आप 1/5/1990 मान लिया, 1/5/1990, तो आप लिखेंगे वर्ष के नीचे जो 2023 है उसके नीचे आप लिख रहे हैं कि 1990, और जो माह है, माह आपका 03 था, 03 के नीचे लिखेंगे 05, फिर 31 दिन जो था, 31 दिन के नीचे लिखेंगे 1। आप जब घटाएंगे तो पहले घटाएंगे दाईं ओर से, घटाएंगे आप, तो दाईं ओर से 31 में से 1 गया 30, फिर 03 आ रहा है यानी मार्च में से आपको घटाना मई, तो 03 में से 05 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे आप, पूरा 1 वर्ष इधर से लेंगे, 2023 से 1 वर्ष पूरा लेंगे, यानी 12 माह का लेंगे, तो 12 और 3 15 में से आप 5 घटाएंगे तो बचा 10। अब यहाँ 2022 हो गया, 2022 में से आप 1990 घटा देंगे, तो 22 में से 90 जो गया 32, ठीक है ना। इजी है ये घटाने का, तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पे घटा देंगे। फिर अपने जितने भी डिपेंडेंट आपके हैं जिनका ट्रीटमेंट लेना है, आप यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, अपना नाम के साथ, अपना नाम पहले, फिर पति पत्नी का नाम, फिर बच्चों का नाम जिसका, और फिर उनका संबंध, फिर प्रमाण के अनुसार क्या नाम है उनकी, जन्म तिथि का क्या है प्रमाण आपके पास, आधार है, तो आधार से आप डेट लेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या है, तो जो विवाहित है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलना है, क्लियर है, तो विवाहित स्थिति लिख देंगे। अगर बच्चा डिपेंडेंट जो है विवाहित हो गया तो कहाँ, तो आप दे देंगे। और दिव्यांग बच्चा है तो उसका वो देंगे, पास के लिए अहल है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है वो देंगे। फिर चिकित्सा सुविधा के लिए है कि नहीं है ये आप देंगे, और यहाँ अपना साइन करेंगे,
और बाकी ये प्रभारी का साइन हो जाएगा, यहाँ कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर पेज पे ये आपका RLHS से संबंधित सूचना है। 13 नंबर पेज पे आते हैं, ये भी उसी से संबंधित है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने जो है कि मतलब मैं अपना नाम, पुत्र या का और सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ रह रहा हूँ उसका पता देना है आपको। फिर उसके निकटतम रेलवे स्टेशन जो हॉस्पिटल है वो 2.5 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप लिखेंगे कि 2.5 किलोमीटर के दायरे में है और मैं निर्धारित चिकित्सा भत्ता के पात्र नहीं हूँ। ठीक है ना, और कृपया मेरे कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आप इंडोर आउटडोर की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो ये जो फॉर्म है वो इसी का है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि आप चिकित्सा सुविधा, क्योंकि आप आगे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, तो आप इंडोर आउटडोर दोनों सुविधा आप 1,000 रुपये प्रति माह, जो आउटडोर अगर आप सुविधा नहीं लेते हैं तो 1,000 रुपये प्रति माह आपके पेंशन में लग के मिलेगा। तो उसका आप लालच ना करें, वैसे आपकी मर्जी, मगर मेरे जहाँ तक मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1,000 रुपये का लालच ना करें। आप इंडोर और आउटडोर दोनों सुविधाएं आप अवश्य लीजिएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा कि मैं इंडोर और आउटडोर दोनों की सुविधा लूंगा या लूंगी, और यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, कार्यालय का नाम लिख दीजिएगा और अपनी रिटायरमेंट डेट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस पेज में यही आपको करना है। तो इस पेज महत्वपूर्ण पेज है कि आपको इंडोर आउटडोर सुविधा लेनी है नहीं लेनी है, ये आपको डिक्लेरेशन देना है। वैसे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहेंगे, आप चाहें तो आउटडोर की सुविधा लीजिए, ना चाहिए, अगर 1,000 रुपये लेना है प्रति माह तो आप आउटडोर की सुविधा मत लीजिएगा। वैसे अगर नहीं लेना चाहते हैं आउटडोर की सुविधा तो 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। अब पेज नंबर 14 में आ रहा है आपका सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन के लिए फॉर्म है। ये फॉर्म नंबर 10 है। ठीक है, इसी में आपका सारांशीकरण का भी है मामला। तो यहाँ पहला आपका नाम होगा, यहाँ आपकी फ़ोटो लग जाएगी, ये फ़ोटो लग जाएगी, यहाँ पति या पिता का नाम होगा, भविष्य निधि संख्या यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप आधार नंबर अपना लिख दीजिएगा, पदनाम लिख दीजिएगा, कार्यालय पता लिख दीजिएगा, अंतिम वेतन जो आपका है वो लिखिएगा, मूल वेतन, अंतिम मूल वेतन क्या है वो लिखिएगा, लेवल किस लेवल में है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर जन्म तिथि और नियुक्ति तिथि यहाँ देना, और इसमें देना है आपको सेवानिवृत्ति की तिथि। ठीक है, और सेवानिवृत्ति की तिथि लास्ट डे ऑफ द मंथ होता है, और फिर पेंशन की फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ। तो जिस तारीख को, जिस माह आप अंतिम तिथि में रिटायर हुए, उसके नेक्स्ट जो तिथि है वो वाली तिथि आपको पेंशन डेट है। आप इसको भरते समय ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर पेंशन की श्रेणी क्या रहेगी और सेवा समाप्ति का कारण क्या है। तो सेवा समाप्ति का कारण अगर स्वैच्छिक है तो स्वैच्छिक, नहीं तो अधिवासता आप लिखिएगा। तो अधिवासता माने सामान्य रूप से हम रिटायर हो रहे हैं, हमारी 60 ईयर्स की सर्विस हो गई है, एज हो गई मेरी, तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो वो तो होता है अधिवासता। ठीक है, और आप स्वैच्छिक कि आप बीच में कभी ले रहे हैं, तो ये आपका आवेदक के चरित्र एवं पूर्व आचरण के अनुसार, तो ये जो लिखेंगे आपका बॉस, इमीडिएट बॉस लिखेगा, जो एसपीओ रैंक का, मतलब सीनियर स्केल का हो सकता है, या डिप्टी या सीनियर स्केल का अधिकारी यहाँ पे, क्योंकि एसओपी में सीनियर स्केल तक का अधिकारी को प्राधिकार दिया गया है कि वो यहाँ पर
आपका ये वाला फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो है आपका फॉर्म नंबर 10 जो पेंशन का है वो उसको दिया गया है। तो आप इसमें वही उन्हीं को लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, आप ऊपर का सब भरिएगा, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा, फिर ये छोड़ दीजिएगा, फिर इसको भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये 11 नंबर आप छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जा रहे हैं, ये पेज भी आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे एसपीओ साइन करेंगे, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम कहाँ पे हाँ, ठीक है, तो इस वाले पेज को आप छोड़ दे रहे हैं। अब आ रहा है आपका पास के लिए, जो मानार्थ पास आपको मिलना है उसके लिए आपको एक आवेदन करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर एनेक्जर नंबर 11 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर लिखेंगे मैं अपना मानार्थ पास कहाँ से लेना चाहते हैं। जिस ऑफिस से आप लेना चाहते हैं उस ऑफिस का नाम यहाँ पर लिख देंगे कि मैं यहाँ से, और ऑफिस और उस जगह का नाम। ठीक है, कर्मचारी, फिर लिखने के बाद यहाँ पे कर्मचारी का नाम हो जाएगा, पति या पिता का नाम हो जाएगा, पद नाम यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर कार्यालय हो जाएगा। ठीक है, फिर किस कार्यालय जिसके अधीन आप कार्यरत हैं तो वहाँ का हो जाएगा। फिर आरोपी मतलब यहाँ पर लास्ट वेतन आपका और लेवल आपका हो जाएगा, यहाँ जन्म तिथि हो जाएगी, और इस वाले कॉलम में नियुक्ति तिथि आप लिख देंगे। फिर इस वाले में आपको 7 नंबर पे आपको 7 नंबर पे लिखना है सेवानिवृत्ति तिथि। 8 नंबर पे वही है कितने दिन, कितने माह, कितने वर्ष आपने सेवा दिया था, सर्विस आपकी कितनी लंबी चली। तो वो निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप सर्विस का निकालेंगे। मतलब रिटायरमेंट डेट से आप नियुक्ति तिथि को माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा। ठीक है, राजपत्रित संवर्ग में प्रवेश की तिथि, अगर राजपत्रित में आप गए हैं तो किस तारीख को गए, कब गए, तो वो आपको यहाँ पे डेट लिखनी है 9 नंबर पे। फिर 10 नंबर पे आपको लिखना है कि आप किस श्रेणी, जो आप पास की श्रेणी आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप किस श्रेणी के हकदार हैं। तो उसका सिंपल है कि जो इस समय आपको जिस श्रेणी का पास मिल रहा है उसी श्रेणी के आप रिटायरमेंट के बाद भी हकदार होंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी श्रेणी का नाम लिख दीजिएगा जिस श्रेणी का पास आपको इस समय वर्तमान में मिल रहा है। एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाले सेवानिवृत्ति उपरांत पासों के सेट की संख्या तो आपको मालूम ही है कि कितने सेट आपको पास मिलेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा कितने सेट मिल रहे हैं। फिर 12 नंबर पे रेलवे आवास का विवरण देना है। अगर रेलवे आवास आपका है तो आप यहाँ विवरण उसका देंगे, उसका नाम, क्वार्टर नंबर देंगे, कॉलोनी का नाम देंगे। ठीक है, और आवास रोके रखने की अवधि आप देंगे कि कितने तक आप रोके रखना चाहते हैं। ठीक है, और फिर आप खाली करने की तिथि भी देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पत्राचार का पता आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आपका क्लियर हो गया। और वैसे भी कुछ कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप ये भरने के बाद आप एक बार डीलर, जो आपका डीलर होगा, जो रिटायरमेंट का डीलर है, उससे आप एक बार ज़रूर इसको दिखा लीजिएगा। ठीक है, फिर आप जितने लोगों को पास लेना है आपको, तो इस वाले में आप भरेंगे नाम, अपना नाम भरेंगे, स्वयं लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति, दिव्यांग। ये बिल्कुल पहले भी आपने एक फॉर्म भरा था, वो उसी तरह से इस फॉर्म को भी आपको भर देना है। और यहाँ पर आपको 3 साइन करने हैं, नमूना साइन, 1 2 3 नमूना साइन होगा। एक नीचे यहाँ पर
आवेदक का साइन हो जाएगा। ठीक है, 3 नमूना साइन कर दीजिएगा। और प्रभारी का साइन हो जाएगा, नियंत्रक अधिकारी का साइन हो जाएगा। इस पेज में 11 नंबर पेज में, 11 नंबर नहीं, एनेक्जर 2 है। एनेक्जर 3 में वो CTG के लिए है, इसका भी आपको भरना है। ठीक है, इसमें आपको कोई अंडरटेकिंग देनी है कि मैं CTG, जैसे CTG क्या मीन्स कि आपको अगर आपने दिया हुआ है कि सेवानिवृत्त मेरा जो हो रहा है यहाँ से हो रहा है, मैंने प्रेजेंट एड्रेस मेरा ये है और परमानेंट एड्रेस मेरा कहीं आप दूर का दे रहे हैं, दूसरे शहर का, तो ये CTG आपको मिलना है, मतलब आपको ग्रांट मिलनी है सामान वामान ढोने के लिए। आपको सिंपल रूप में अगर मैं कहूँ तो सामान ढोने के लिए, आपको वहाँ शिफ्ट होने के लिए ये आपको मिलना है। मगर एक चीज़ और आपको, आप जब वहाँ पे जा रहे हैं, बसने के लिए जा रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस तो आपने अभी का दे दिया, मगर सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं बसने जा रहा हूँ अपने गांव में दूसरी जगह, तभी आपको CTG के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये अंडरटेकिंग है। तो आप वहाँ का अगर एड्रेस दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे कि सेवानिवृत्ति के उपरांत पता, सेवानिवृत्ति के बाद मैं यहाँ पे रहूँगा। ठीक है, तो आप CTG के लिए आप लिखेंगे कि मैं दिनांक इतने को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और सेवानिवृत्ति के बाद मैं यहाँ निवास करूँगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, निवास करूँगा, ये इस शब्द को आप देखिएगा कि क्या कह रहा है कि मैं दिनांक इतने तारीख को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और सेवानिवृत्त के बाद मैं यहाँ पर निवास करूँगा। इसके पास आप ये मैं आप कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने चिकित्सा सुविधा के लिए तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वहाँ आपने भरा हुआ है। ठीक है, कि प्रेजेंट एड्रेस से ही मैं चिकित्सा सुविधा लूँगा, के पास में जो हॉस्पिटल है उससे सुविधा लूँगा। मगर CTG के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि मैं सेवानिवृत्ति के उपरांत यहाँ निवास करूँगा, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं उसको खोल के नहीं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप खुद समझदार होंगे कि आप जब चिकित्सा सुविधा, मान लीजिए चिकित्सा सुविधा आप गोरखपुर ले रहे हैं और CTG के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि मैं बरेली में जाऊंगा, मुझे बरेली तक का जाने का किराया चाहिए, तो फिर आप समझिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप नाम, पदनाम, ये हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें आप इस पेज पे आप दे देंगे CTG के लिए। ठीक है ना। फॉर्म नंबर 3, चिकित्सा परीक्षण के उपरांत सारांशीकरण, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल अपना यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को आपको नहीं भरना है। ठीक है, इस वाले में आप भरेंगे, इस पेज को भरेंगे, आप अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में देंगे, आप चाहें तो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ब्लॉक लेटर में जो कैपिटल लेटर कहलाता है, तो नाम हिंदी में, फिर यहाँ अंग्रेजी में, पिता का नाम या पति का नाम देना है, फिर आप पदनाम देंगे, कार्यालय का नाम देंगे जिसके अधीन आप कार्यरत हैं, फिर जन्म तिथि देंगे, 6 नंबर पर सेवानिवृत्ति तिथि देंगे, फिर सेवानिवृत्ति हुई पेंशन की श्रेणी देंगे, इसको आप संदर्भ ले सकते हैं रेल सेवा पेंशन नियम 1993 का अध्याय 5 के संदर्भ लेंगे, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मत लिखिएगा, वो डीलर लिखेगा, उसको भी तो कुछ छोड़ दीजिए, वो भी तो कुछ करे। सभी आप चीज़ भर दे रहे हैं, आप इतना भर दे रहे हैं काफ़ी है, वैसे तो भरने का पर्सनल इंस्पेक्टर और वेलफेयर इंस्पेक्टर का ये दायित्व है, मगर आप भर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये सब चीज़ें आप मत भरिएगा। प्राधिकृत पेंशन की राशि वही भरेगा, ये सब। अब इसके बाद आप कुछ मत भरिएगा, ठीक है ना। वहाँ तक नाम पदनाम तक तो ठीक है, आप वहाँ पे
उतना ही भरिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं इस वाले पे भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हस्ताक्षर अधिकारी होना है। पावती, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप नाम पदनाम चाहें तो आप अपना भर देंगे, नाम भर दिया, पदनाम भर दिया। ठीक है ना, और कुछ नहीं आपको करना है। आपका ये कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना, इस वाले में लेखा अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, इसको भी आप कुछ नहीं करना है। फॉर्म जो है, इस फॉर्म को भी आप बिल्कुल नहीं भरेंगे, ये लेखा अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद ये इतना आपका समाप्त हो गया। ये सारे बुकलेट आपकी समाप्त हो गई है और आप इसी को जो मैंने आपको बताया वो 3 में आप भर देंगे, 3 प्रतियों में। तो दोस्तों वीडियो तो लंबी हो ही गई है, मगर फिर भी अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप समझ गए होंगे, और जो भी कमेंट्स होंगे आप अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपको फिर से आपको पर्सनली आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। और जो जिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ऑनलाइन बुकलेट कैसे भरनी है HRMS पे वो मैं बताने जा रहा हूँ। और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।